हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आज के सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जैसा कि आज का सिनारियो चल रहा है। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड एक अपडेट देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने कल कहा था कि बहुत ज़्यादा ग्रीम सिचुएशन है महाराष्ट्र में और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन कल मैंने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे उन्होंने एमएलसी के जो इलेक्शन होने थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने पहले रद्द कर दिया था, उनको उन्होंने 21 मई को हेल्ड करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये सिचुएशन लगभग ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज एमएलसी के इलेक्शन होने के बाद जाहिर सी बात है उद्धव जी को दोबारा एमएलसी में जगह मिल जाएगी और वो फिर से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के लिए प्रोविज़न है और इसी में से एक प्रोविज़न है जिसको हम लोग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है और इसका आर्टिकल 352 से 360 तक स्प्रेड है। बट मेनली हमें आज फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है और इसी के बारे में जानना है। मैं इसके बारे में बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि आज इस सिनारियो में क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये। आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारे देश में अभी कोविड का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है और हमारे जो आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने एक्चुअली ये सजेस्ट किया था। उनका ये कहना है कि देश में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ सकती है। और भी एक कोटक के कोई एक्स चीफ हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि बहुत ज़्यादा ग्रीम सिचुएशन है और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने जैसे हालात हैं। तो हमारे लिए ये हमेशा से एक अच्छा खासा टॉपिक रहा है, बट आज के सिनारियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी आखिर लगाई क्यों जाती है, इमरजेंसी लगाने का मेन मकसद क्या होता है। तो इमरजेंसी लगाने का मेन मकसद ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में सब कुछ लेना चाहती है। आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ना कि रिजिड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे जिसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। हमारा नॉट फ्लेक्सिबल है, बट हाँ, नॉट मतलब ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ये एक बैलेंस बना के चलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न दिया गया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर नेशनल इमरजेंसी टाइप, तो उस टाइम पे सारे स्टेट्स का पावर लेके यूनिटरी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसको डाला जाए। हमारे देश में आपको पता होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर है। कुछ कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ दोनों को एक साथ मान के एक साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन जब बात ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस टाइम पे हमें इमरजेंसी लगानी पड़ती है। तो आप देखिए कि इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स द पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। टोटल कंट्रोल, नॉट इन partial control, it goes into totality, like it converts federal structure into a unitary one without any amendment to the constitution। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये विदाउट एनी अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पूरी तरह से कर देता है। तो एक बहुत पावरफुल आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे देश में हम आपको जैसे पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज़ का प्रोविज़न है। पहली इमरजेंसी है जिसको हम आर्टिकल 352 के अंडर में देखते हैं, एन इमरजेंसी ड्यू टू वॉर
एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगाई जाती है, और इस इमरजेंसी को हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो कि एक बार लग चुकी है। बट उस टाइम पे ये जो रीजन्स थे वो दूसरे थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो उसको आर्टिकल 44 ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत उसको चेंज किया गया था रीजन्स को, और ये सारे रीजन्स लगाए गए थे। तो वो दूसरी बात है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जान सकता, बिकॉज टॉपिक अगर उस पर कवर किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा इमरजेंसी का प्रोविज़न है उसको हम आर्टिकल 356 से अंदर कवर करते हैं, और इसमें है कि एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी लाइक, अगर आपको पता होगा कि हमारे सेंटर को इतना हक है स्टेट पे कि अगर सेंटर कोई प्रोविज़न अपना किसी स्टेट पे लगवाना चाहे और अगर कोई स्टेट उसको ना माने, तो सेंटर उस पर अपना पूरा अधिकार जमाते हुए उस स्टेट में ये आर्टिकल 356 के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। बट हमें ये चीज़ नोटिस करनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के तहत लगने वाली इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं कहा जाता, बिकॉज उसका दूसरा नाम है, उसको दिया गया है प्रेसिडेंट्स रूल। नेशनल इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इस चीज़ को इमरजेंसी का नाम ना दे के प्रेसिडेंट रूल का नाम दिया गया है। और जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 360 के अंडर, और इसमें क्या प्रोविज़न है? फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू ए थ्रेट टू फाइनेंशियल और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अब ये जो फाइनेंस और क्रेडिट ऑफ इंडिया के थ्रेट को देखते हुए इस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 360 जो कि मैंने 361 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये राइट डाउन लिखा हुआ है पूरा नोट्स, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप नोट बना रहे हैं तो मैंने इसको बेयर एक्ट उठाया है, जो कि बेयर एक्ट आपको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुकमार्क होती है जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ आर्टिकल लिखे होते हैं, उससे मैंने लिया हुआ है। तो इसमें लिखा गया है कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज़ अराइजन वेयर बाई द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी part of the territory thereof is threatened, he may by a proclamation make a declaration to that effect। अब इसमें आपको नोट डाउन करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही इमरजेंसी लगती है। बट आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे कोई भी काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करता है। बहुत ऐसे कम रेयर मोमेंट्स है जहाँ पे प्रेसिडेंट को सेल्फ पावर दिया गया है जिसको यूज कर सकता है, नहीं तो उसको कोई भी काम करना हो तो वो टोटली एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट रहता है, और एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वो फाइनेंशियल किसी भी काम को करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिसीजन पे ही निर्भर करता है। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो कैसे लागू किया जाता है और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो ए प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब इसमें क्या है, 2 months के विद इन आपको ये दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपने आप लैप्स हो जाएगा, लैप्स इन दैट सेंस एंड हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो अपर हाउस है वो तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा, वो तो कभी डिसॉल्व नहीं होती। बट लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, वो 5 साल के बाद उसका टर्म खत्म हो जाता है, या कभी कभी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं होती और सरकार गिर जाती है। इस तरह की सिचुएशन में हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, या फिर कभी सेशन भी ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से वो सेशन में नहीं रहती है। तो इस ऐसे सिचुएशन में एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर 2 महीने के अंदर लोकसभा में पास नहीं हुआ और राज्यसभा में पास हो गया, तो जैसे ही जब नेक्स्ट लोकसभा की जो भी सीटिंग होगी उसमें 30 डेज़ के अंदर इस बिल को पास करवाना होगा लोकसभा में। ये मान के चलिए कि इसको राज्यसभा में पास होना ज़रूरी है, चाहे वो लोकसभा में पास हो या ना हो, राज्यसभा में पास होना ज़रूरी है तब जब ये 30 डेज़ के अंदर
अगर सेशन बैठता है उसके अंदर पास करवाना पड़ेगा लोकसभा में। तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका। और वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनेटली टिल इट इज़ रिवोक्ड। अब इसका कोई टेन्योर नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये कब तक चलेगा। ये इनडेफिनेटली चल सकता है। जैसा कि अदर इमरजेंसी लाइक 352 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसको, उसके लिए अलग प्रोविज़न है, उसको बार बार लोकसभा से पास करवाना पड़ता है। बस बट इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं। एक बार अगर पास हो जाता है तो ये लाइफ लॉन्ग चल सकता है, इसमें इतनी पावर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए मैं बता दूं कि मेजॉरिटी कैसे चाहिए होती है। जैसे कि हर बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, वोटिंग के थ्रू होती है। तो कौन सी मेजॉरिटी, अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी होती है। तो इसमें चाहिए होती है ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर लाइक लोकसभा और राज्यसभा, ओनली बाय किसी, ईदर मीन्स किसी भी हाउस में, ओनली बाय ए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, बहुत टाइप की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी, बहुत सारे टाइप की मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी होती है कि जितने अवेलेबल हैं उस टाइम पे, ये जब बिल आया है लोकसभा या राज्यसभा में, उस टाइम पे जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं उसका 50% प्लस वन। लाइक मान लो कि उस टाइम पे 200 मेंबर अवेलेबल हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसमें से 100 प्लस वन, दिस इज सिंपल मेजोरिटी। लाइक 101 अगर वोट फेवर में पड़ जाता है तो वो बिल पास माना जाएगा। ये बहुत सिंपल मेजोरिटी का एक आसान सा तरीका है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब इसको हटाने के लिए हमें कोई पार्लियामेंट में पास कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली प्रेसिडेंट के पास, अगर हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं लाइक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वो रिक्वेस्ट करेगी तो प्रेसिडेंट अपने एक प्रोक्लेम करेंगे और उसको हटा देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पार्लियामेंट में दोबारा अप्रूव करवाने की, हटाने के लिए। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर, आराम से अपना एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वैसे वो हटा देंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है हटाने का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ने एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया है, क्या उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। पहले ये 38th अमेंडमेंट से 44th अमेंडमेंट से पहले ये प्रोसीजर नहीं था, बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, उस टाइम पे ये डाला गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन गेट जुडिशली रिव्यूड एज द provisions of the president's satisfaction can be challenged in the court after the 44th constitutional amendment act of 1978। तो ये प्रोविज़न 1978 में डाला गया ताकि इसको हम चैलेंज कर सके कोर्ट ऑफ लॉ में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट क्या होता है, किस लिए लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका मेन मकसद क्या होता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के टाइम पे सेंटर को पूरा हक हो जाता है कि वो कैसे इस चीज़ को आगे स्टेट तक अप्लाई करना चाहती है। द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स फॉर यूज ऑफ सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज एडवाइज बाई देम। जैसा कि आपको पता हुआ कि सेंटर बहुत सारे पैसे देती है हर स्टेट को। जो हमारा फाइनेंस कमीशन बैठता है हर 5 साल में, वो अप्रूव करता है। अभी 42% देती है सेंट्रल, हर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस पैसे को कैसे यूज करना है वो सेंटर किसी भी स्टेट को गाइड करके, गाइडलाइन दे के बता सकती है कि आपको ये पैसा ऐसे यूज करना है, यहाँ यूज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि वैसे नॉर्मल डेज में सेंटर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। स्टेट अपने ऑटोनॉमी के साथ कहीं पे भी वो पैसा यूज कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट को सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है कि टू डायरेक्शन एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस। अब सेंटर क्या करती है कि प्रेसिडेंट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन निकलवा के कैसे भी कुछ भी करवा सकती है फाइनेंस रिलेटेड, लाइक कोई भी खर्चा रोक सकती है, कोई भी खर्चा बढ़ा सकती है, वो
सेंटर के ऊपर है कि वो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन को किस तरह से यूज करती है। तीसरा है कि सैलरी कैन गेट रिड्यूस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। स्टेट के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को काटा जा सकता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर कैन गेट रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, लेकिन वो नॉर्मल डेज में यूज़ नहीं करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं। बट फाइनेंशियल बिल के टाइम पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे वो मनी बिल को चाहे तो कोई भी बिना किसी डिबेट के वो आराम से वीटो कर सकते हैं, वो अपने पास होल्ड कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आप ये देखिए, एनी है, एनी और ऑल, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि सबका ख़त्म करें, वो किसी का भी कर सकती है और किसी का भी नहीं कर सकती। जैसा कि आपको अभी पता होगा कि अभी के टाइम पे डीए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो 4% बढ़ा था उसको होल्ड कर लिया गया है, और 1 मंथ की सैलरी जो कि ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी है, बट फिर भी कहा जा रहा है कि 1 मंथ की सैलरी एम्प्लॉयज़ अपना काटें, और गवर्नमेंट उसको काट भी रही है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। गवर्नमेंट ज़रूर इस पे सोच विचार कर ही रही होगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जो हो रहा है आज के दुनिया में वो किसी ने भी सोचा नहीं था। तो सब कुछ इम्पॉसिबल आजकल इम्पॉसिबल पॉसिबल सा दिख रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब आपको जैसे पता होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं, और या फिर यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनकी सैलरीज को फिक्स कर दिया गया है, और उनका जो सैलरी होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, और उसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाता है उसके लिए कोई भी वोटिंग नहीं होती। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ट्रिकी हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको फर्दर कोई ऐसी ज़रूरत हो किसी भी टॉपिक पे। तो जैसा, लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की सैलरी को काटना ये थोड़ा मुश्किल होता है नॉर्मल डेज में, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार दाउ देयर वॉज ए फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991। आपको ये बात गांठ बांध के रख लेनी है कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में एक बार लग चुकी है, जो कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। स्टेट इमरजेंसी सेवरल टाइम्स लग चुकी हैं, अनगिनत टाइम लगी हुई हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। और एक ऐसा टाइम आया था 1991 में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी इंडिया में, जब इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने तेल के पैसे को चुका सके। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी, बट उस टाइम पे भी इंडिया ने कैसे भी करके अपना सिचुएशन अवॉइड किया था, और एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पे इंडिया उस चीज़ से बचा था, उसको वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा हैवी लोन दिया था, और वर्ल्ड बैंक की शर्त भी यही थी कि आप एलपीजी रिफॉर्म करोगे तभी आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो उस चीज़ से अवॉइड कर लिया था इंडिया ने, बच गया था उस टाइम पे। बट अभी ऐसा सिचुएशन है कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंडिया के पास बहुत अच्छा खासा रिजर्व है, इंडियन बैंक के पास, आरबीआई के पास, और होपफुली ऐसा होना, बट फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करता हूँ मैं। लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एच.एन. हुजरू करके एक मेंबर थे, उनका कहना था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पोज ए सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ए स्टेट। लेकिन उनका ये मानना था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है एक स्टेट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा थ्रेट पैदा करी है, स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर, जो कि बात सच भी है। बट ऐसे ग्रीन सिचुएशन में ये बात सही नहीं लगती, बिकॉज स्टेट भी कुछ नहीं कर पाए, सेंटर की मजबूरी हो जाती है ऐसे स्टेप को लेना। तो उसको अपोज करते हुए बी आर अम्बेडकर साहब, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उस टाइम पे उन्होंने कहा था, उन्होंने रेफ़र किया था नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूएस, जो कि 1933 में आई थी। ये उस टाइम पे यूएस में, जब आपको पता होगा कि द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929 जब आया था यूएस में, उस टाइम पे यूएस ने ये नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूएस पास किया था 1933 में। और उस टाइम पे भी ऐसे ही प्रोविजंस लगाए थे जो हमने डिस्कस किए, सैलरी काटी गई थी और बाकी चीज़ें हुई थी। तो उसको रेफ़र करते हुए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि
ये चीज़ें सही है और इसको इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो आज के सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक था और आपको इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, द आइडिया इज़ टू हैव ए फर्म ग्रैस्प ऑफ द प्रेजेंट। ग्रैस्प मतलब होता है जैसे आप एक पकड़ बना के रखें, तो आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें, बता ही नहीं सकता कोई फ्यूचर कैसा होगा, बट अगर आप प्रेजेंट पे अपना पकड़ बना के रखेंगे तो फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा। जैसी आपकी पकड़ होगी प्रेजेंट पे, वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। तो आप प्रिडिक्ट ना करें और उस प्रिडिक्शन में पड़े भी ना, आप अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें। थैंक यू वेरी मच।